अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। जो सियासी मंजरनामा है उस पर तो यकीनन बात होगी, लेकिन उससे अहम और बढ़कर जो एक बहुत अहम मसला है वो इस वक्त कराची का है। जो वहाँ पर एक बहरानी कैफियत है और इस वक्त जो पोश एरियाज़ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अमूमन वहाँ कराची में वो मुतासर नहीं होते। अब क्लिफ्टन में भी एहतजाज और धरने की सूरत हाल है, डिफेंस में भी एहतजाज और धरने की सूरत हाल है और मामलात जो हैं वहाँ पर खासे ख़राब होते चले जा रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए, अब वहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे अब बहुत सारे कारोबार लोगों के बुरी तरह से मुतासर हो गए, शदीद नुकसान हुआ। और वो कारोबार जो कि पहले ही कोरोना की वजह से एक तवील अरसे से सफ़र कर रहे थे और अब जाके कुछ बेहतरी आना शुरू हुई थी, तो बारिशों ने वहाँ पर तमाम तर मामलात को दरम भरम कर दिया। पॉजिटिव बात यह कि इमरान खान साहब का भी जो स्टेटमेंट आया है या जो बात की गई है और जो आज का क़ियाम मीटिंग भी रही है और उसमें यह कहा गया है कि कराची के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वक्त की आम ज़रूरत तो यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस वक्त खुद कराची का दौरा करें। ये मशवरा उन्हें चौधरी शुजात साहब ने भी दिया है और इस वक्त तमाम तर फोकस जो है वो कराची पे होना चाहिए, कराची के अवाम पर होना चाहिए। कोई इलाका इस वक्त कराची का ऐसा नहीं है जो शदीद तरीके से मुतासर ना हो। लोगों के घरों को नुकसान पहुँचा है, उनके अमलाक को नुकसान पहुँचा है, कारोबार को नुकसान पहुँचा है और ये नुकसान मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और वहाँ पर बारिशें भी थमने का नाम नहीं ले रही। अगर कहीं पर जो निकासी का निज़ाम नहीं है, वहाँ पर ड्रेनेज का कोई सिस्टम बनाया जाता है, पानी को वहाँ से निकाला जाता है, तो हम देखते हैं कि उसके बाद फिर मज़ीद बारिश होती है और फिर मज़ीद पानी आता है और ये सूरत हाल वहाँ पर मुश्किल से मुश्किल तर बनती जा रही है इस वक्त सभी लोगों के लिए, चाहे वो कराची के पोश तरीन एरियाज़ हों, चाहे वो कराची का कोई आम इलाका हो। इस वक्त सब सफ़र कर रहे हैं, तो वक्त की आम ज़रूरत है कि सिंध हुकूमत भी अपना किरदार अदा करे, बाकी इदारे भी करें। अब आज की जो मीटिंग थी उसमें NDMA भी मौजूद था और जो तमाम तर प्लान्स हैं वो बनने की बात है, पैकेज भी कराची के लिए अनाउंस करने की बात है। तो ये चीज़ें जल्द अज जल्द होनी चाहिए। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में हम ज़रूर कराची के मामले को डिस्कस करें, लेकिन उसके साथ साथ जो इस वक्त एक मुसलसल एक मामला चल रहा है वो नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने का है। वो किस तरह वापस लाना है, नून लीग ये कह रही है कि ये मौजूदा हुकूमत सिर्फ तमाम तर मामलात से फोकस हटाने के लिए नवाज शरीफ साहब के मामले को इस वक्त अहमियत दे रही है। फिर हुकूमत सरगर्म है कि वो लेकर आएंगे। अब लेकर आने के लिए क्या मैकेनिज़्म है, किस तरह से ला सकते हैं, और अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो फिर हुकूमत क्या कर सकती है। एक तो तरीका यह है कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से आएँ। फिर पंजाब हुकूमत ने कहा जा रहा है कि मनसूबे के तहत जो ज़मानत है उसमें तोसी मुस्तरद की, राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट हैं, बाकी अहम स्टेटमेंट्स हैं मुस्लिम नून के रहनुमाओं के। और जो एक अहम मामला था कि शायद कोई टफ़ टाइम देगी अपोजिशन या कोई दीगर मामलात होंगे, वो तमाम तर चीज़ें अब धरी की धरी रह गई और कोई मामलात हमें उस तरफ बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ एक मामला है सियासी मंजरनामे पर नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने का। मैं चाहूँगा उस पर भी हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान याकूब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और आरिफ चौधरी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। जनरल साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर, कराची इस वक्त कहा जाए कि शदीद तरीन आफत की सिचुएशन है, वहाँ पर इस वक्त कोई महफूज नहीं है। जो रिस्पॉन्स सिंध गवर्नमेंट का होना चाहिए वो रिस्पॉन्स सिंध गवर्नमेंट का है और जो विफाक का रिस्पॉन्स होना चाहिए वो विफाक का रिस्पॉन्स है। आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कराची के साथ हुआ है वो तो अल्लाह ताला रहम करे कि यहाँ पाकिस्तान के किसी भी शहर के साथ ना हो। हमें सबको बड़ा दुख है, कराची के लोगों से बेइंतहा हमदर्दी है कि वो हमारे बहन भाई वहां पे फंसे पड़े हैं। बिजली, पानी, हर चीज का मसला है और हर डूबे पड़े। अब इस स्टेज के ऊपर हुकूमतों को देखना ये है, वो फेडरल गवर्नमेंट हो या ये किसी एक का मसला नहीं है, मसला है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी और फेडरल गवर्नमेंट का भी। और यहां जरूरत है सियासत के बगैर आपको मिलकर काम करने की, एक नेक नियति से मामलात को सुलझाने की। उसमें दो तरह के काम हैं। एक तो ये जो फ्लडिंग का किस्सा है, आपने इसको ठीक करना है तो ये तो लंबा वक्त है, इसमें काफी कम वक्त लगेगा, काफी पैसा लगेगा। आप बात कर रहे थे अभी कि कैंटोनमेंट बोर्ड का भी मसला है, DHA की भी आपने बात की। बात यह है कि एक सेंट्रल सीवरेज सिस्टम होता है, उससे ये बाकी सब आबादियां जैसे सुरजानी टाउन है उनकी अपनी बिला फिर वो कनेक्ट होते हैं सारे मेन सीवरेज सिस्टम से। वो तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। उसकी बात उसका तो यही है
कि एक वक्त पे आबादी थी कराची की 50-60 लाख, और उसके लिए जो सीवरेज सिस्टम बनाया गया वो आज 2.5-3 करोड़ लोगों के लिए तो पूरा नहीं है। तो वो तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसको डिवाइस करना पड़ेगा। लेकिन फौरी तौर पे जो जरूरत है इस बात की, वो दो काम है। एक ये कि पानी जैसे ही उतरता है, मजीद बारिशें नहीं होती तो यहां फैलेंगी बीमारियां, क्योंकि इस कदर गंदगी लोगों के घरों में फिरी है। गली कूचों के, नालियों के गंद जो सीवरेज में आगे नहीं जा सके, जो कूड़ा वहां पे फेंका साल साल से पड़ा, वो सब बह बहा के लोगों के घरों में गया। अब इन इलाकों में, दूर दराज इलाके खास तौर पे जहां लोगों के वसाइल नहीं हैं, वहां आप देखेंगे कि बीमारियां और लोगों के सेहत के मसले इतने ज्यादा होंगे कि उसको निपटाना बहुत जरूरी है। अगर आज आप उस पर प्लानिंग कर लें, अगर आज सारे रिसोर्सेज फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एक जगह जमा कर लें और कोशिश करें कि वो किसी न किसी तरह लोगों तक पहुंचे, तो होंगे वो भी नाकाफी। लेकिन जरूरत यह है कि लोगों का बीमारियों से बचाव का इंतजाम आगे किया जाए। दूसरी तरफ यह है कि गरीब गुरबा लोग जिनके असासे बह गए, बहुत सारे लोग हैं जिनके, मैं सुनने में आया कि जी बच्ची का जहेज था वो बह गया। जी। अब ये कि इस वक्त पे हुकूमत का फर्ज है, दोनों हुकूमत का, कि लोगों का हाथ पकड़े। ये एक नागहानी आफत थी और हमारा उसमें हमारी हुकूमतों की कोताही मिलके ये तबाही हुई, तो क्या लोगों को कुछ कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है? ये इसी तरह है जैसे कोई आफत आ जाती है, जलजला आ गया, कुछ हुआ, फिर आप लोगों को रिहेबिलिटेट करते हैं, उनको कुछ इजाला करते हैं उनके नुकसान का अपनी बसात के मुताबिक। ये जरूरी है कि लोगों को, वरना तो वो पहले ही रोले हुए हैं, उनकी तबाही हो चुकी हुई है। ठीक अब है। इसमें सिर्फ उनके नुकसान को कुछ कम करना, को दिलासा देना, उनको आइंदा प्रॉब्लम और मसाइल से बचाने के लिए ये आइंदा की प्लानिंग अभी करनी चाहिए दोनों हुकूमतों को मिलके, ताकि आगे लोगों की तकलीफ को कम किया जा सके। इमरान याकूब साहब, आप कैसे देखते हैं सर इस वक्त? एक तो ये साल का एक मामला है, कोई आज का नहीं है। फिर नॉट टू फॉरगेट के ये चलें, जो तो निज़ाम बेहतर होना या सीवरेज का निज़ाम या वो तमाम तर चीज़ें या पुअर प्लानिंग माजी में रही है, बट नॉट टू फॉरगेट के प्लानिंग जहाँ पर हो भी ये एक आफत है, इसको आफत के तौर पर ही लेना चाहिए। फिर पॉजिटिव बात यह कि इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या कोई किसी हद तक भी कुछ बेहतरी कराची की आवाम को मिलती नज़र आ रही है, चाहे वो प्रोविंशियल सतह पर हुकूमत हो, चाहे यहाँ पर फेडरल से हो, या सिर्फ महज बयानात हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान देखें, वो कहते हैं दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। तो कराची में तो मुल्ला भी दो नहीं है बल्कि कई हैं। आप ये देखें, कराची में वफाकी हुकूमत के कुछ अपने इलाके हैं, जो इलाके अपने कुछ ऐसे इदारे हैं जिन पे वफाकी हुकूमत का कंट्रोल है, उनके कानून चलते हैं। सूबाई हुकूमत के अपने हैं, उसके बाद जिले हुकूमत कुछ अपनी दावेदार है, फिर उसमें कैंट की अपनी स्टैब्लिशमेंट है, डीएचए की अपनी इंतजामिया है, रेलवे का अपना सिस्टम है। यानी ये सिर्फ, अगर मैं सिर्फ रहायशी इलाकों की भी बात करूं ना, तो आपको हैरत होगी कि वहां पे इतनी ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट्स हैं कि एक बंदा चाहे भी तो उसका मामला उस तरह से हल नहीं कर सकता। दूसरी फिर बुनियादी वजह है कि ये आप देखें कि तमाम हुकूमतों ने पिछले 12 साल से वहां पीपल्स पार्टी की मुसलसल हुकूमत है। इन 12 सालों को देख लें, एमक्यूएम को देख लें कि वो कितने साल बिला शिरकते गैरे इस मुल्क, इस शहर की मालिक रही है। आप उसकी कारकर्दगी को देख लें। फिर अगर आप वफाकी हुकूमत की तरफ आ जाएं, तो पिछली आप अगर 3-4 देखें हुकूमतें, तो मैं नहीं समझता कि वहां पे उस तरह से कराची के साथ सलूक किया गया है जैसा कि किया जाना चाहिए था। कराची इकोनॉमिक आप देखें, मुआशी के तौर पे देखें तो असल में कराची मुआशी तौर पे पाकिस्तान की शहर आ गया। अगर कराची का ये हाल होगा, एक दिन कराची बंद रहे तो आपकी मीशत को अरबों रुपए का नुकसान होता है। आपने वहां पे ये नुकसान देखें कितना हो गया। और फिर ये कि लोगों के घर तो बर्बाद हुए, बहुत सारे लोगों के बिजनेस तबाह बर्बाद हो गए, लोगों के गोदामों में बड़ी चीजें 1 रुपए की नहीं रही, 1 धेले की नहीं रही। लोगों के, गरीब आदमियों की अगर आप बात करें तो सड़कों पे जो मार्केटों में जो ठेले थे, जहां पे वो रोजाना की बुनियाद पर अपना रोजी रोटी कमाते थे, वो ठेले अब पता नहीं कहां बह गए हैं, किसी को कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। ये सारी चीजें अगर आप देखें तो ये इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? तो मेरे भाई, हुकूमत पे इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी आयद होती है। ये ऐसा नहीं है कि सूबाई हुकूमत मुकामी हुकूमत पे डाल दे, मुकामी हुकूमत वफाकी हुकूमत पे डाल दे और वफाकी हुकूमत फिर उन सब पे डाल दे।
आपको कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी कबूल करना पड़ेगी, आपको ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। अब जिस तरह कहते हैं कि हर बुरे काम में भी एक अच्छा पहलू निकलता है, शायद अब ये इमरान खान साहब के लिए ये वक्त है कि वो कराची को ऑन कर सकते हैं। जिस तरह से कराची ने 2018 के इलेक्शन में उनको वोट दिए थे। बिल्कुल सही, इमरान याकूब साहब पॉइंट आ गया। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आरिफ चौधरी साहब, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? ये मामला एक तो ये बड़ी कुदरती आफत है। अब क्या ये बात दुरुस्त है कि हम जिम्मेदारान का तयन इस वक्त करें, या इसको एक आफत के तौर पर लेते हुए ये देखें कि किस तरह जल्द से जल्द मामलात को बेहतर किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। पहली बात तो यह है कि जब भी कोई मुसीबत आती है, आफत आती है, तो सारे असबाब उसके इलाज सारे बाद में ज़ेर बहस आने चाहिए। सबसे पहले उसका फौरी इलाज होना चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि जिस तरह वो एक यानी उसके बारे में सुर्ख फीता मजमून था, अफसाना था कि एक शख्स जो है वो दरख्त के नीचे आ जाता है, तो वो दरख्त काटने की बजाय, उससे नीचे निकालने की बजाय वो आपस में महकमे शुरू हो जाते हैं कि जी ये किसकी ज़िम्मेदारी है। अल्टीमेटली उसकी जो नाश है वो गल सड़ जाती है और वो महकमे फिर फैसला करते हैं कि जनाब देखेंगे जो फ़लाँ महकमे की ज़िम्मेदारी थी और वो इसको करेगा। अब सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि इसको हंगामी बुनियादों पर तमाम वसाइल बुरुए कार लाते हुए इस मसले का हल निकालना चाहिए। दूसरी बात ये, जहाँ तक आपने कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए, और अच्छी बात है, आप खुश हो रहे हैं कि सियासत, उन्होंने कह दिया इमरान खान साहब ने कि इस पर सियासत नहीं होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा पाकिस्तान में। इससे बड़ी आफत कोरोना भी आई और वहाँ भी सियासत हुई। हमारी ज़िंदगी में अब ये हालात ऐसे आ गए हैं कि बाज़ लोगों ने ये तय कर लिया है, बल्कि सब ने ये तय कर लिया कि ये चीज़ें सारी बेमानी हैं, चाहे इंसान मर रहे हैं, चाहे वो डूब रहे हैं, चाहे उनके साथ कुछ भी हो रहा है, सियासत उन्होंने हर सूरत में करनी ही करनी है। और एक और बात मैं आपको अर्ज करूं, अगर इसके असबाब पे गौर करें, आबादी में बेमहाबा इजाफा नंबर 1, और इस पर कोई कंट्रोल नहीं और कोई इस पर बात नहीं करता। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको कहीं नामो निशान तक नहीं मिलता। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला केस अगर आप उठा के देख लें तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ थी जो हमने छोड़ी। ये जो दरिया नाले जो थे या रिवर्स जो थे या जो कुछ भी था, वो सारी की सारी चीज़ें जो है हमने उसको डेवलप कैसे कर दिया कि उसमें हमने हाउसिंग कॉलोनी बना दी, लोगों को घर बना दिए, उसको हमने बेच खाया। और आप ये देखें कि ये आपके सामने, दूर ना जाइए, ये सिर्फ कराची का तो बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, उसी तरह की सूरत हाल आपको स्वां नज़र आएगी। स्वां रिवर जो है उसको एक नाले में तब्दील कर दिया गया है, उसकी विड्थ कम करके उसे बिल्कुल यानी इतना कम कर दिया है कि वहाँ आप देखें कि वहाँ भी सैलाब की सूरत हाल है। कई साल पहले जब ये केस चल रहा था तो उस वक्त भी मैंने पॉइंट आउट कराया अदालत में कि एक वक्त आएगा जब आने वाली नस्लें हमें रोएंगी कि क्या कोई शख्स नहीं था जो जिसे ये नज़र आता कि यहाँ तामीरात हो रही हैं और इसकी विड्थ कम। इसी तरह वहाँ भी किसी ने ये गौर नहीं किया, और गौर इसलिए नहीं किया कि आप देखिए बैड गवर्नेंस या मिस गवर्नेंस कितने सालों से शुरू हुई। MQM आई, MQM ने आके उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं था। उनकी तवज्जो सारी की सारी ये थी कि उन्होंने अपनी क़यादत को पैसा इकट्ठा करके कैसे देना है, भत्ता कैसे वसूल करना है, और जिस तरह से भी लोगों को लूटा जा सकता था वहाँ सारी की सारी कार्रवाई यही हो रही थी। और हर महकमा जो है, हर इदारा जो है, वो पैसे कमा कमा के लंदन में मुकीम उनके जो कायद थे उन्हें पहुँचा रहे थे और इस क़यादत में। अब ऐसी सूरत हाल में आपको खैर की तवक्को तो नहीं की जा सकती, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि अगर फौरी तौर पर इसका हल निकालना है, एमरजेंसी डिक्लेयर की जाए और स्टेट पूरी की पूरी मशीनरी जो है, इसमें इवन फ़ौज को भी इन्वॉल्व किया जाए और ये मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। वरना देखें ये सूरत हाल ऐसी ख़राब जो हो रही है, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक इस हवाले से भी है कि मईशत की वो रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाती है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, कारोबार ख़त्म हो जाता है, तो पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है उसकी जद में आता है कारोबारी सतह पर मईशत के एतबार से। तो इसे मैं समझता हूँ कि टॉप प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। टॉप प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जनरल साहब, सवाल ये है कि टॉप प्रायोरिटी अब तक आपको मिलती हुई नज़र आ रही है इस सारे मामले को, या ये जिस तरह से आरिफ चौधरी साहब ने कहा कि हमने वतीरा बना लिया है कि जो मर्जी हो जाए, कुदरती आफत हो, लोग पिस रहे हों, हमने सियासत ज़रूर करनी है और कोई बाज नहीं आता, चाहे वो किसी भी सतह पर हो, सियासत कर रहा है सारे मामले पर? ये ठीक है, होगा यही कुछ, क्योंकि यहां पे कंट्रोल किसी का नहीं है। मेन
जो लीडर्स हैं वो ठीक है कि अपने तौर पे हो सकता है अच्छी बातें करें, लेकिन हर पार्टी के अपने एमपीएज और एमएनएस मौजूद हैं, वो कोई ना कोई ऐसा बयान जारी कर देते हैं जिसकी वजह से फिर एक दफा फतूर खड़ा हो जाता है। नतीजा ये कि ये बयान बेशक अहम ना हो इतने, लेकिन जो काम इतना अहम है वो पीछे रह जाता है। अब इसमें जो जो वक्त लगना है उसका तयन करना और उसमें पैसा उतना मुख्तस करना, इसके लिए बड़ा एक दूसरे के ऊपर बड़ा एतमाद चाहिए, क्योंकि हमारा तजर्बा ये है कि जब भी पैसा हाथ आया है लोगों के, तो उसमें पिलफरेज शुरू हो गई, उसमें फिल्ट्रेशन शुरू हुई, पैसा खाना शुरू कर दिया लोगों ने, और कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठेकों में माल। ये एक ऐसा इशू है जिसकी बुनियाद पे अगर आप वहां पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप बेशक बोरियां भर भर के वहां पैसे की लुटाएं, एट द एंड ऑफ द डे आपको कराची में डेवलपमेंट नहीं मिलेगी। ये बड़ा वहां का बहुत बड़ा इशू है। हर शहर में होता है लेकिन कराची में ये ज्यादा बड़ा इशू है। कराची में चूंकि बहुत लंबे वक्त तक के लिए हमने क्राइम और पैसा इन दोनों को चलने दिया इकट्ठे, नतीजा ये कि ये जड़ें पकड़ चुका है वहां पे। तो अब ये बड़ा जरूरी है, हमारी गवर्नेंस वहां पे बर्बाद इसी वजह से हुई कि क्रिमिनल क्रिमिनल्स जो थे वो पैसा बनाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया और काम वहां पे नहीं हो सके। अब भी पैसा आएगा तो लूटमार का काम शुरू हो सकता है, लिहाजा इसके लिए बड़ा एक सिस्टम वज़ा करना होगा ताकि वाकई डेवलपमेंट हो सके। दूसरी तरफ यह है कि जो डेवलपमेंट का काम है, ये मैं बड़ा वाज़ेह कहता हूं, इसमें कई साल लगेंगे, इसमें महीने नहीं कई साल लगेंगे। लिहाजा ये बड़ा जरूरी है कि जो इमीडिएट लोगों को प्रॉब्लम्स हैं उसकी तरफ जाया जाए, और उसमें आप देखेंगे कि सेहत का मसला, बीमारियां फैलने का, और उसके साथ साथ लोगों के लुट फुट जाने का। जैसे अभी इमरान साहब जिक्र कर रहे थे कि लोगों के ठेले बह गए, अब वो ठेले वाले की पूंजी वही है, अगर तो वो क्या करेगा, किधर जाएगा? लोग जो है फिर जराइम की तरफ आ जाएंगे, हुकूमत पे बदएतमादी होगी कि जनाब आज हमारा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं। तो इस वजह से ये बड़ा जरूरी है कि लोगों को थोड़ा रिहेबिलिटेट करने का काम किया जाए। जो इमीडिएट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप लोगों को उनके पांव पे दोबारा थोड़ा बहुत खड़ा करने के लिए कुछ कर सकते हैं, हेल्प तो वो करें, और लोगों के सेहत के मसले हल करें, बीमारी बचाएं। इन द मीन टाइम इस अरसे में प्लानिंग हो जाए कि इतनी बड़ी आबादी, कितनी कॉलोनीज हैं, कितना बड़ा सीवरेज सिस्टम चाहिए आपको, कितने बड़े ड्रेनेज, ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज चाहिए आपको, ताकि आप एक जो रिकॉर्ड अभी आया बारिशों का उसको मद्देनजर रखते हुए इससे ज्यादा बड़ा सिस्टम अपना डिवाइस करना होगा। और फिर तमाम कॉलोनीज को किस तरह मेन सीवरेज सिस्टम से आपने कनेक्ट करना है, ये एक काम है जिसके लिए आपको टाउन प्लानर्स वगैरह लोग काम करके देंगे, बड़ा वक्त लगेगा। इसमें सर्वे वगैरह करने होंगे, मुख्तलिफ जगहों पे पानी की क्वांटिटी देखनी होगी कि कितना यहाँ से रिलीज होता है, आबादी कितनी है। तो उसके हिसाब से जब ये आपकी एक प्लान बनेगी, फिर उसके लिए पैसा बताया जाएगा कि इस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए कितना पैसा लगेगा, और फिर वो उसका फिर हिसाब किताब होगा कि जी हर साल फेडरल गवर्नमेंट कितना देगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या देगी। ये काम है लंबा, इसमें लग जाएंगे 2-4 साल, लेकिन 2-4 साल में भी अगर हो जाए तो मैं समझूंगा खुशकिस्मती है कराची की और पाकिस्तान की। लेकिन फौरी तौर पे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि तवज्जो दें उन लोगों को, जो उन लोगों की तरफ जो तबाह हाल हैं, बर्बाद हैं, जिनके घर बह गए, जिनके ठेले बह गए, जिनकी वहां पे कोई छत नहीं रही या जगह खराब है तो अब वहां पे बीमारियां फैल रही हैं। ये चीजें हैं जिनको फौरी तौर पे आपने एड्रेस करना है। ये चीज़ें हैं जिनको फौरी तौर पर एड्रेस करना है। इमरान याकूब साहब, अब बात क्या निज़ाम तक आ गई है कि ये निज़ाम ही फेल हो गया है, या इसी निज़ाम में रहते हुए कोई बेहतरी की गुंजाइश है? अरसलान देखें, बात सादा सी है। जब भी कोई वो कहते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर हुकूमत अब भी ये फैसला कर लेगी, हुकूमत ने ये काम करना है और कराची में वाकई बेहतरी करनी है और आवाम के लिए सहूलतें पैदा करनी है, तो दुनिया में कोई चीज भी नामुमकिन नहीं होती। दुनिया के कई ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनमें आप ये देखें कि उन्होंने डबल सीवरेज सिस्टम कर रखा है। इसी तरह से बारिशों के पानी से, सैलाब के पानी से निपटने के लिए अलग सीवरेज है, और रूटीन का जो सीवरेज होता है सिस्टम, उसके लिए अलग पाइप है। अब आपको कराची को भी इस तर्ज पे कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि कराची में ये तो जरूर है कि तमाम सियासी जमातों ने हाथ अपने जरूर साफ किए हैं, लेकिन कराची में सफाई का कोई इंतजाम नहीं किया।
कराची को हंगामी हालात से, आफात से बचाने के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन मैं इसमें कराची के शहरियों को भी जिम्मेदार समझता हूँ कि आप एक, वो कहते हैं कि मोमिन एक सुराख से दूसरी दफा नहीं डसा जाता, तो यहाँ हम लोग तो बार बार एक ही सुराख से डसे जा रहे हैं। अगर आपके लोग आपका काम नहीं करते तो आप भी खुदा का आप जाग जाएं और उनसे कहें कि जनाब ये चीजें हैं, आपको ये करना होंगी। और अब भी मैं आपसे अर्ज करूं, हुकूमत की अगर विल हो, हुकूमत करना चाहे और लोगों को ये नजर आ जाए कि बाकी यहाँ काम हो रहा है, तो कराची के शहरी खुद साथ फंडिंग के लिए तैयार है। इवन आपको पूरा पाकिस्तान से लोग इसके लिए पैसे देंगे कि जरूर आप काम करें, लेकिन काम होता हुआ नजर आना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत पे एतमाद नहीं है, सूबाई हुकूमत को इख्तियार मुकामी हुकूमत को नहीं देना चाहती, और ये सारी चीजें हैं। मैं ये कहता हूँ कि वजीर आजम अगर ऐसा कोई प्लान बनाते हैं तो खुदा का वास्ता है, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर भी को लगाना है जरूर लगाएं, उसके जरिए भी करना है तो एक इंटरनेशनली फर्गोसन टाइप कोई ऐसी ऑडिट फर्म हो जो उसका साथ साथ ऑडिट करे। आप टास्क फोर्सेस बनाएं जिनके जुम्मे मुख्तलिफ टारगेट लगाएं कि जनाब आपने ये सीवरेज का काम देखना है, आपने ये सफाई का काम देखना है, आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रोड्स उसका देखना है, और उनको आप टारगेट दें। और फिर जितनी वो फंडिंग है उसकी मुसलसल ऑडिटिंग साथ साथ होती रहे, ताकि कल को ये भी ना हो कि पैसे खाए जाए। ये ना हो कि सिंध में जहां अरब रुपए का बजट होता है, पता चलता है वहां 10 करोड़ भी नहीं लगा। इस तरह के अगर इल्जामात लगते रहेंगे तो चीजें कभी भी बेहतर नहीं होंगी। बेहतरी उसी वक्त आ सकती है जब आप प्रॉपर तरीके से वहां पे काम करें। और आप ये देखें कि अगर हमारी फौज जाके, फौजी जवान जाके अंडर पास से पानी निकाल सकते हैं, तो सिविल इदारे जो हैं वो क्यों ये काम नहीं कर सकते? उनको भी आप प्रोफेशनली इतना स्ट्रॉन्ग करें, वहां पे आप सिर्फ भर्ती के लिए मुलाजिम ना रखें। राइट मैन फॉर द राइट जॉब का जो कॉन्सेप्ट है उसको फरोग दे, ताकि हर चीज में हमें फौज पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। हर बात में हम फौज को बुला ले कि जी आप आके करें। खुदा का वास्ता जो आपकी अपनी जिम्मेदारी है वो तो पूरी करें। अगर आप अपनी कोई जिम्मेदारी भी पूरी नहीं करेंगे तो फिर निजाम ये किस तरह से चलेगा? बिल्कुल सही इमरान याकूब साहब, और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जन साहब ने भी जिक्र किया, चौधरी साहब ने, आपने भी। अब इंतहाई आम बात यह है कि अभी इस वक्त तो एक कुदरती आफत है, हम इससे नबर्द आज़मा होंगे, और फिर अगर हम भूल जाएंगे ये सारी की सारी बात तो यकीनन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो एक जनरली एक जो रवैया रहा है। और फिर अगली दफ़ा कोई ऐसी आफत आने का हम इंतज़ार करेंगे और फिर ऐसी बात हम करेंगे। ये मेरे ख्याल से एक लर्निंग कर्व है, एक सीखने की बात है कि सीखा जाए और चीज़ों में बेहतरी लाई जाए, ताकि अगले साल या आइंदा आने वाली बारिशें या मानसून के कोई स्पेल जो हैं वो ऐसी सूरत हाल कराची में पैदा ना करें। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर हम जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। साथ रहिए। जी वेलकम बैक। जो सियासी सूरत हाल है जी, नवाज शरीफ साहब अब मुसलसल उनका जिक्र है, नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है, हुकूमत ये अज़म कर रही है, हर हाल में लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन हर तरफ बात नवाज शरीफ साहब की है। आरिफ चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के कानूनी तरीक़ेकार क्या हो सकते हैं? कोई माजी में हमने देखा है सागदार साहब हों या कोई और हों या बड़े बड़े नाम हों, हम किसी को बरतानिया से ले के नहीं आ सके अगर वो खुद नहीं आए तो। जब सज़ा हुई थी नवाज शरीफ साहब खुद आ गए थे, अब क्या तरीक़ाकार है जब हुकूमत बार बार ये बात कर रही है कि जी उनको वापस लाना है, वापस लाना, किस तरह वापस लेके आ? बड़ा आसान नुस्खा है उन्हें वापस लाने का, और वो नुस्खा कीमिया ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके केस को उन्हें हाज़िरी से इस्तिस्ना ना दे, चूँकि हाज़िरी से इस्तिस्ना के लिए भी ज़रूरी है, जो आम तौर पे हमने देखा आम केसेस में वो ये होता है कि मुल्ज़म अपने आप को पेश करता है, उसके बाद वजूह बयान करता है कि मैं इस वजह से हाज़िरी से इस्तिस्ना चाहता हूँ और मेरी जगह फ़लाँ पेश होगा। अब इसमें सूरत हाल ये है कि ख़ुद वो चूँकि कॉन्विक्ट हैं और वो ऑलरेडी मफरूर भी डिक्लेयर किए गए हैं और वो अदालत यानी आ नहीं रहे, जो भी केस है उनका, उस सारे किस्से में अगर उन्हें बेल मिल जाती है और अगर उन्हें ये एग्जाम्पशन मिल जाती है कि उनका केस उनकी अदम मौजूदगी में सुना जा सकता है, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता उनके आने का।
उनके आने की सिर्फ एक सूरत है कि अदालत जो है, अगर वो वही कानून, वही तरीक़ेकार जो आम मुलज़ुम पे ख़ास तौर पे मुजरमों पे वो जो अप्लाई करती है, अगर वही हो कि आप अपने आप को सरेंडर करेंगे, आप तशरीफ़ लाएंगे, तो उस सूरत में आपकी अपील सुनी जा सकती, वरना अपील नहीं सुनी जाएगी। तो चूँकि माजी में भी वो इस वजह से तशरीफ़ लाए थे कि उन्हें ये नज़र आ रहा था कि ये जो उनके ख़िलाफ़ सज़ा है ये हतमी हो जाएगी, चूँकि इसके लिए उन्हें आना ज़रूरी है। चैलेंज नहीं, उन्हें एक ख़ास वक्त में चैलेंज करना था और उसमें चैलेंज करने के लिए उनका पर्सनली अपना वजूद ज़रूरी था। तो ये तो सबसे आसान और सही तरीका नहीं, लेकिन अब अगर जैसे जब पेश नहीं होते रहते तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा मफरूर करार दे देंगे, इश्तिहारी करार दे देंगे? उसकी वजह ये ना, क्या करेंगे? आपके पास वापस लाने का क्या तरीका कार है कानूनी तौर? कि उनकी अपील इस मौजू पे उनकी अदम मौजूदगी में डिसमिस हो सकती है। अगर अपील डिसमिस हो जाती है उनकी अदम मौजूदगी में, तो उसके बाद सज़ा जो है वो तो अपनी आखिरी शक्ल इख्तियार कर लेती, फाइनलिटी अटेन कर लेती है। तो सज़ा फाइनलिटी अटेन करने का मतलब ये है, बहुत कुछ मतलब है, वो उस सतह पे कोई नहीं जाना पसंद करेगा क्योंकि सज़ा तो उन्होंने ख़त्म करवानी है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि नहीं, व्हाट इफ ही हैज़ डिसाइडेड कि उन्होंने अब वापस ही नहीं आना पाकिस्तान? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने नहीं आना वापस, तो फिर तो उस कल को बदलते हुए हालात ही उन्हें वापस ला सकते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें यह है कि ये वक्त गुजर जाए और इस वक्त के बाद नया जो सेटअप आए उसमें नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी पार्टी आ जाए और वो आने के बाद सारी चीज़ों को यानी, और उनके पास 2/3 अक्सरियत भी हो और वो सारी सेटिस्फाइड भी इसे कर दें पार्लियामेंट के ज़रिए, यानी जो नॉर्मल तरीक़ेकार है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीक़ेकार तो आपने पहले भी देखे हैं और अभी भी देख रहे हैं कि यानी वो लोग जो कहते थे कि हम एनआरओ नहीं देंगे, बाद में वो कहते हैं कि जी हमने खुद उन्हें भेजा है एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, यानी गोया कोई हमारे यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज़ भी जो है वो जो कानून से मावरा है और वो उस पर लोग बातें, यानी जो ख़ास लोग होते हैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करके कानून जो है वो खामोश हो जाता है। उसमें कानून की किताबों के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो साकत हो जाती हैं और उनके लिए चीज़ें जो है वो वर्कआउट कर लेती हो जाती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सीधा सीधा इलाज जो है वो यही है। और बाकी कोशिश ये होनी चाहिए किसी शख्स के लिए भी आप इस तरह की सूरत हाल पैदा ना करें कि आपका पूरा जस्टिस सिस्टम जो है वो मजाक बन जाए, पूरी दुनिया के सामने मजाक बन जाए। ना मैं पहले इससे एग्री करता था कि जिस तरह की सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इख्तियार की गई, ना अब इससे एग्री किया जा सकता है कि ऐसे हालात में नॉर्मल तरीके से जिस तरह इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिस तरह आपने यानी जो आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे ही अप्लाई करें। उसके नतीजे में उनकी अपील मैं समझता हूँ कि बड़ी स्ट्रांग अपील है और जिस तरह की सूरत हाल इसमें हुई वो उनको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये कि वो आके इसे फेस करें या फिर कोई गैर मामूली उनकी कंडीशन है इस तरह की, तो उसे वो सेटिस्फाई करें उस इदारे को जो ऑलरेडी अदालत कह चुकी है, तो वो भी एक तरीक़ेकार है। उसमें उन्हें सेटिस्फाई करें कि मेरी कंडीशन इतनी प्रिकैरियस है, और वो उन्होंने नहीं करनी, वो उनके डॉक्टर ने करनी है, उनके मेडिकल एक्सपर्ट्स जो है या हॉस्पिटल जो है जहाँ वो दाखिल होंगे या इलाज कराएंगे वहाँ से आएगी। तो इन दो सूरतों में तो मैं समझता हूँ कि कानून की अमलदारी भी होगी और सिस्टम के ऊपर लोगों का एतमाद भी होगा। और अगर इसके से हट के कोई रास्ता इख्तियार किया जाता है तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए, जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए किसी तौर पर भी कोई बहुत। बिल्कुल सही। जनरल साहब, आप कैसे देखते हैं कि एक तवील अरसे से खामोशी थी, वक्त तो बहुत पहले पूरा हो गया था जो वो मोहलत लेकर गए थे, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था, हुकूमत को भी ख्याल नहीं आया, फिर अचानक से ख्याल आता है और फिर अचानक से अब हर तरफ यही बात दोबारा होती है कि जी नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आना है, नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आना है। नून लीग ये मौक़िफ़ रखती है कि ये तवज्जो, चूँकि जो मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, हुकूमत का डिलीवर ना करना है, उससे तवज्जो हटाने के लिए दोबारा से इस मामले को एक इशू बनाया जा रहा है ताकि तमाम तर चीज़ें इस पर हों, बातचीत इस पर हो, ना कि दीगर मसाइल ज़ेर बहस आएँ। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है वो बिल्कुल हैं और तवज्जो हटाना तो मुमकिन नहीं है, और ना ही ऑपोजिशन या किसी और के पास कोई सोल्यूशन है कि वो ये कह दे कि अच्छा जी ये जाए तो मैं ठीक कर दूंगा। तो वो तो हो गई दोनों तरफ से सियासत। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि हुकूमत को ये सोच आई है मरियम नवाज के सेक्शन के बाद जो उसने नैब ऑफिस पे लाहौर किया, उसको देखते हुए उन्होंने गालिबन ये महसूस किया कि ये दोबारा कोई एहतजाजी कैंपेन या कोई इस तरह का किस्सा शुरू होने लगा है, लिहाजा मियां साहब को वापस लाने की बात शुरू कर दी जाए। अब इसमें देखने की बात यह है
कि जिस तरह का ये शोर मचा रहे हैं कि वापस लेके आएंगे और हमने चिट्ठी लिख दी, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी वहां से ये ला सकें। आज दिन तक कोई भी किसी को ला नहीं सका, यानी कई हुकूमतें, आप देख लीजिए खुद इमरान खान अल्ताफ हुसैन के बारे में कितने शवाहिद और बक्से भर के ले जाते रहे, तो क्या मिला है। बरतानिया में एक बड़ा सिस्टम है, वहां की MI6 का कंट्रोल है और उनकी मर्जी के बगैर वहां से लोग, अगर उन्होंने अदालत से भी लेना है ऑर्डर, तो आप देखेंगे कि अदालत में भी MI6 का रोल है। वहां वो कोई भी शख्स जिसको वो समझते हैं कि कल उनके लिए कारामद साबित हो सकता है, वो उसको कभी लट डाउन नहीं करते, वो कभी उसको धकेलते नहीं। लिहाजा ये आप बिल्कुल जहन में रखिए कि उनको लाने का कोई जरिया ऐसा सच नहीं है कि वहां से लेके आए। लेकिन एक तरीका जो यहां पे किया जा सकता था वो क्यों नहीं करते। अभी अभी चौधरी साहब आपको जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इनकी अपील है उसके हवाले से बता रहे थे, लेकिन लाहौर की एक अदालत जिसने इनको जमानत दी थी, जिसने इनकी जमानत ली थी और फेडरल गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट थी फेडरल गवर्नमेंट की कि 7 अरब रुपए का बॉन्ड भर के जाएं, वो उन्होंने रिजेक्ट किया था। वो अदालत भी तो जिम्मेदार है ना इस चीज की। अगर 7 अरब रुपए का बॉन्ड ही रहने दिया होता तो चले हम कहते कि जनाब मियां साहब ने ये पैसा लूज किया, लेकिन अदालत ने तो वो बॉन्ड एक तरफ रख के 50 रुपए के उस पे करके तो जमानत मंजूर कर ली, और जमानत भी वो मंजूर की जिसका कानूनन कोई जवाब नहीं है कि एक आदमी सदा काट रहा है, उसकी जमानत ले रहे हैं। तो फिर आप जाए ना उस अदालत का दरवाजा खटखटाएं, उनसे कहें कि जनाब इनकी जमानतें कैंसिल करें, इनको वापस लाने के लिए अहकाम जारी करें, ताकि उनको भगौड़ा जो इन्होंने जन साहब अगर जिम्मेदारी तलाश कर रहे हैं तो जिम्मेदार तो फिर बहुत सारे हैं, हुकूमत के अपने अंदर भी हैं, फिर तो वजीर आजम साहब भी जिम्मेदार हैं, फिर तो वजीर सेहत पंजाब भी जिम्मेदार हैं, काबीना भी। मैं वजाहत कर दूं कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से जो लापा जाता है, हुकूमत ने सिर्फ नाम उनका निकाला था ECL से, जमानत तो हुकूमत ने नहीं दी, कानून तो वहां अप्लाई हुआ है, कानून तो अप्लाई हुआ है जमानत देने के ऊपर, और वहां पे जमानत आप भारत चौधरी साहब से पूछें क्या एक कन्विक्टेड आदमी जो सजा काट रहा हो उसकी जमानत हो सकती है। वो तो अगर उसका इलाज कराना हो तो हॉस्पिटल में वो एज ए कन्विक्ट एज कैदी की हैसियत से इलाज करवाता है, उसके ऊपर पहरेदार खड़ा रहता है वहां पे, वो तो जा ही नहीं सकता आदमी। ये कहना कि जनाब हुकूमती लोग जिम्मेदार हैं, मैं कम से कम मानने को तैयार नहीं। हुकूमत के ऊपर बेपनाह प्रेशर था, हर शख्स कह रहा था कि जी उनके हाथ में था ECL का किस्सा, वो उन्होंने छोड़ा, लेकिन साथ उन्होंने कहा जी 7 अरब रुपए का बॉन्ड होना चाहिए। ये बॉन्ड किसने छोड़ा? अदालत ने। उन्होंने कहा जी ये हो ही नहीं सकता, ये किस तरह का बॉन्ड। भाई ये अदालतों का भी नाम लें, यहां कोई चीज आगे नहीं चल रही इसी वजह से, और ये काम मैं जन साहब अगर एक सेकंड आप मुझे देंगे, मैं चौधरी साहब से एक चीज़ ज़रा पूछ के फिर आप ही की तरफ वापस। चौधरी साहब ये मुमकिन था कि हुकूमत अगर ना चाहती फिर भी ये चले जाते, सिर्फ अदालत का ही है, आप नहीं कहेंगे कि हुकूमत ने भी फिर ये जो काबीना से बात आई थी कि हम इंसानी हमदर्दी के तहत, इमरान खान साहब खुद कहते हैं, तो फिर इन्होंने भी तो चीज़ें मानी और अप्रूव की, तो ये क्या आप हुकूमत को इसमें मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे? आपकी बात बड़ी दुरुस्त है। पहली बात तो ये वजाहत करनी ज़रूरी है, आपके नाज़रीन को बताना ज़रूरी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों की बेल दी थी, इलाज के लिए उन्हें टाइम दिया था। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम जो था वो लाहौर हाई कोर्ट ने निकाला था, और रास्ता जो था वो हुकूमत ने मुहैया किया था जब इन्होंने इंसानी बुनियादों पर इसे सोचना शुरू किया। शर्तें जो थी वो बाद में वो वाकई कोर्ट ने ख़त्म की, लेकिन इन्होंने रास्ता जब या तो फिर इस पर डट जाते कि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, तो आज तक कोई प्रेसिडेंट ऐसी मौजूद नहीं है कि जो कॉन्विक्ट है उसको इलाज की गरज से बाहर मुल्क से बाहर निकाला जाए। तो वो चूंकि डटे नहीं, चैलेंज करने पे जाती हुकूमत या मजीद उसको चैलेंज तो किया नहीं है। खुद अदालत के अंदर भी मैं समझता हूँ कि इनकी कॉन्सेंट जो थी वो काफ़ी हद तक मौजूद थी, और ये सारी इम्प्लाइड कॉन्सेंट छोड़ के मैं तो समझता हूँ एक्सप्रेस भी थी। जी जन साहब आप फरमाइएगा सर। तो ये तो हुकूमत को तो आप बरी जिम्मा बिल्कुल नहीं करार दे सकते ना, जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं चौधरी साहब इस पे बात नहीं कर रहे कि 7 अरब रुपए का बॉन्ड किसने छोड़ा था। नहीं उन्होंने बात की, अदालत ने छोड़ा, लेकिन ये भी तो एक नियत कर बैठे थे। बात ये है कि हुकूमत ने कंडीशनल ECL से निकाला नाम, अदालत कंडीशन भी खत्म कर रही है। असल चीज ये है सोचने की कि आप ये हुकूमत को कह रहे हैं कि जनाब उनकी एक्सप्रेस इंटेंशन नजर आती थी। भाई इंटेंशन तो होगी कुछ ना कुछ लाजमन, लेकिन एक कंडीशनल जो इंटेंशन थी वो तो बिल्कुल वाज़ेह है।
मैं ये कहता हूं कि वो चले जाते, 7 अरब रुपया अगर यहाँ पे किसी को मिल जाता, हुकूमत को मिल जाता, तो मैं कहता भाई ठीक है मियाँ साहब बैठे ने 7 अरब रुपया तो आ गया नहीं यहाँ, लेकिन ये तो अदालत ने छोड़ा ना, इसका तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। लिहाजा वो तो जन साहब कोई डिनाई कर भी नहीं रहा, जो चीज अदालत ने की वो चौधरी साहब भी यही वजाहत करें, आरिफ चौधरी साहब इसकी भी वजाहत करें कि मिसाल के तौर पर हुकूमत उनको बाहर भेजना चाहती थी, क्या अदालत कह नहीं सकती थी कि कानून इजाजत ही नहीं देता इनकी जमानत की? ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बिल्कुल आप ये दुरुस्त बात कह रहे हैं, क्योंकि वाकई हुकूमत जो है, ये लॉ जो है अब वो ये है कि अगर एक गैर कानूनी बात है और वो उस गैर कानूनी बात के उस ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो सकता, अगर कोर्ट यानी अदालत। जो साहब आप इसको तफसील से रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मैं इमरान याकूब साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। इमरान साहब कैसे देखते हैं आप इस वक्त हर तरफ नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम साहिबा का इस्तकबाल हो रहा है भेरा पे, ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? गुजारिश अरसलान साहब, गुजारिश ये है कि जनरल साहब जो कह रहे हैं उनकी अपनी राय है, चौधरी साहब माहिर कानून है, इनकी अपनी राय है। मैं तो इन दोनों के मुकाबले में अपने आप को तालिब इल्म समझता हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने ये पूछा, अदालत ने जब पूछा डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कि नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से किसकी मंजूरी के बाद निकाला गया, किसने निकाला, तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत में यह कहा कि जनाब वफाकी काबीना की मंजूरी से उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला गया। आप जिस पे मर्जी जिम्मेदारी डालें, जो मर्जी के, मैं ये नहीं कहता कि अदालत का बिल्कुल भी उसमें किरदार नहीं है, बिल्कुल होगा, जिस तरह जनरल साहब कहते हैं सब ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि अगर अदालत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो कि रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हुकूमत का मौक़िफ़ बयान कर रहा होता है, हुकूमती वकील होता है, सरकारी वकील होता है, यह भी बच्चों सब इसकी वजाहत कर दे कि जब वो अदालत में ये कह दे कि वफाकी काबीना की मंजूरी से उनका नाम निकाला गया है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से, तो क्या हुकूमत को बरीजुमा करार दिया जा सकता है? अगर हुकूमत उनका नाम ना निकालती, नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से ना निकालती, तो क्या वो बाहर जा सकते थे? ये सब कुछ एक डील के मुताबिक हुआ था, उसमें सबका अपना अपना किरदार था। मैं आऊंगा, अभी आवाज आपकी नहीं आ पाएगी जी। उसमें सबका अपना अपना किरदार था, स्क्रिप्ट लिख दिया गया था, उस स्क्रिप्ट पे अमल हुआ, जिसके जुम्मे जो था उसने कर दिया। बात तो ये है कि ये कब तक हम इसी तरह डील पे चलेंगे? क्या हमारी नस्ल या हमारे आने वाले बच्चे कभी ये देख सकेंगे कि मुल्क लूटने वाले को वाकई सजा हो, लूटी हुई दौलत वापस लाई जाए? क्या कभी इस मुल्क में मेरिट पे भी फैसले होंगे? क्या कभी इस मुल्क में डील का खात्मा होगा? क्या कभी इस मुल्क में इसी तरह से ताकतवर सजा मिलने के बाद भी बाहर चले जाएं और जो बेचारा जिसको हाई कोर्ट बेगुनाह करार दे के बरी करे, उसका पता चले कि वो 2.5 साल पहले जेल में फोत हो गया था? क्या इस तरह के मामला ठीक होंगे? ये सारी चीजें जो हमें बड़े चौंका देने वाली हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ अदालत की जिम्मेदारी थी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, ये सारी बस मिली भगती थी, अल्लाह माफ करे, बस क्या कि जो भी था सब मिल मिला के हो गया। बिल्कुल सही इमरान याकूब साहब, पॉइंट आ गया सर आपका। जन साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए अरसलान, इसको यूं ले लीजिए, पहली बात यह कि आप यूं समझ लें कि ईसीएल में नाम था, एक मुलजिम है, उसको कन्विक्ट किया गया है, वो सजा काट रहा है लाहौर जेल में, लेकिन उसका नाम ईसीएल में नहीं है। अब काम रह गया अदालत के और उनके दरमियान। अब अदालत कानून पे फैसला करेगी या उसको कहेगी कि जी पहले ईसीएल में डालने फिर निकालने, या इस तरह का कोई ड्रामा करे? ये तो जरूरी नहीं है। एक सजा याफ्ता आदमी है, उसका तो नाम ईसीएल में होने नहीं चाहिए जो जेल में पड़ा हो, वो जेल तोड़ के भाग जाएगा वहां से। अब बात आ गई कानून की। कानून ये कहता है कि जब एक आदमी सजा काट रहा है तो उसकी जमानत नहीं हो सकती, इलाज हो सकता है। इलाज होगा जेल के हॉस्पिटल में, अगर उससे ज्यादा बीमारी है तो बाहर किसी हॉस्पिटल में होगा, शायद किसी मुल्क के अंदर, लेकिन वहां पे भी वो अंडर कस्टडी होगा। जन साहब आपकी बात आ गई, अब आखिरी चंद मिनट है, चौधरी साहब से जरा ले लूं कानूनी पहलू।
सिर्फ एक बात और कर, सिर्फ एक बात, वो ये है कि इमरान साहब की बात से मैं ये समझा हूं कि ये डील जो है, ये अदालतें शामिल है सारी इस डील में। क्या ये तसव्वुर दुरुस्त है? क्योंकि काम तो सारा अदालत के जरिए हुआ है। अब ये एक नई चीज है कि अदालतें जो है वो डील करा रही, ये मैं पहली दफा सुन रहा हूं। अगर वाकई ये दुरुस्त है कि हमारे मुल्क में डील हो रहा है, सारे अदालतें करा रही। मैं जन साहब, मैं चौधरी साहब का पॉइंट ले लूं, आपका भी पॉइंट आ गया, इमरान साहब आपका भी आ गया, कानूनी पहलू तो आने देंगे। अदालत ने डील कराई है, काम हुआ है, जो डील कराती है उन्होंने डील कराई होगी, अदालत तो डील नहीं करा सकती। सर मैं जरा, आप दोनों का पॉइंट आ गया, मैं चौधरी साहब से जरा कानूनी पहलू अब इस पर ले लूं। सर वक्त कम है, मेरे पास काम क्यों किया? मेरे पास वक्त कम है जी। चौधरी साहब फरमाइए। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट जो है उसमें नाम उनका निकालना या शामिल करना ये गवर्नमेंट की सवाबदीद है, लेकिन जो बुनियादी बात है वो है कॉन्विक्ट की। जो जनरल साहब कह रहे हैं कि कोई शख्स अगर कॉन्विक्ट है और उसे एक ख़ास वक्त दिया गया है और इलाज के लिए दिया गया है, तो वो शख्स जो है उस मकसद के लिए, यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए अदालत में जाता है। और अदालत खुद, अगर ये जिम्मेदारी मैं आपको अर्ज़ करूँ, अक्सर ये होता है कि आप किसी की ज़मानत देते हैं तो अदालत बाज़ औक़ात यानी नहीं सेटिस्फाई होती कि नहीं जनाब ये ज़मानत जो है ये जामिन ठीक नहीं है या ज़मानत ये थोड़ी है। और इस केस में तो ये हुआ है कि इतनी बड़ी उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ही नहीं बल्कि केस था जो कि यानी सज़ा याफ्ता थे, उस सारी कुछ क्वांटम को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें वो रियायत दी गई कि आप एक यानी कागज़ के पुर्जे पर भेज रहे हैं। अब वो शख्स जो कागज़ के पुर्जे पर, जिसकी बात को आपने अदालत ने अहमियत दी, अदालत की रिट का मामला है कि अदालत उसे तलब करे और उसे कहे, और हुकूमत को चाहिए कि उस अदालत से जाकर रजू करे बजाय इसके किधर उधर। मुझे चौधरी साहब एक आखिरी बात बताएं, ये वापसी की बात नवाज शरीफ साहब की, ये बमकसद है या बेमायनी है? मैं ये समझता हूँ कि ये बेमानी सी बात है। उसकी वजह यह है कि जो कानून है उसे अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हुकूमत को ना पहले ये इसका बारे में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए था, ना अब इसको के ऊपर सियासत करनी चाहिए। लेट द कोर्ट शुड डिसाइड, इनकी जिम्मेदारी है। चूँकि कोर्ट्स के ज़रिए वो गए, इन्होंने रियायत दी, कोर्ट्स ने उसे इस्तेमाल किया। अब इसे मामला कोर्ट्स के अंदर भरपूर अंदाज में अगर हुकूमत डिफेंड करेगी, वो लाहौर हाई कोर्ट से भी रब्ता करेगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अपनी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करेगी, तो फिर हम समझेंगे कि यह हुकूमत सीरियस है। अदरवाइज बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।